हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इम्पोर्टेंट सेशन में। आज का सेशन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, जिसे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? ऑप्शन ए सुदामा गुफा, ऑप्शन बी अजंता गुफा, ऑप्शन सी लोमस ऋषि गुफा एंड लास्ट ऑप्शन डी जोगीमारा गुफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोमस ऋषि गुफा। यह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। अगर बात करते हैं बराबर गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में, किस जिले में? जहानाबाद जिले में स्थित चार गुफाएं हैं, जिसमें पहली गुफा कौन सी है? लोमस ऋषि गुफा। पहली गुफा है लोमस ऋषि गुफा। दूसरी गुफा है सुदामा गुफा। दूसरी कौन सी है? सुदामा गुफा। तीसरी है कर्ण चौपर्ण गुफा और चौथी गुफा है विश्व झोपड़ी। ये कैसी गुफा है? चौथी गुफा है। तो बराबर गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित चार गुफाएं हैं, जिसमें पहली है लोमस ऋषि गुफा, दूसरी है सुदामा गुफा, तीसरी है कर्ण चौपर्ण गुफा एंड लास्ट है विश्व झोपड़ी गुफा। अगर बात करते हैं यह गुफा किस काल में निर्मित की गई थी, तो यह मौर्य काल में इसका निर्माण होता है। किस काल में? मौर्य काल में। इन गुफाओं का निर्माण कब होता है? तो मौर्य काल में होता है। वर्तमान में इनका उपयोग आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। तो भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया? तो यह लोमस ऋषि गुफा में पाया गया। अगर बात करते हैं बराबर गुफाएं बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित हैं, जिनमें चार गुफाएं प्राप्त होती हैं। पहली गुफा कौन सी है? लोमस ऋषि गुफा। दूसरी है सुदामा गुफा। तीसरी है कर्ण चौपर्ण गुफा एंड लास्ट है विश्व झोपड़ी गुफा। अगर बात करते हैं इन गुफाओं का निर्माण कब होता है, तो मौर्य काल में इनका निर्माण होता है। इनका उपयोग आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था। ऑप्शन ए हुसैन, ऑप्शन बी आरा, ऑप्शन सी सूजा एंड लास्ट ऑप्शन डी बेंद्रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूजा, जिन्हें हम क्या कहते हैं? FN सूजा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा, इनका पूरा नाम है। अगर बात करते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने 1949 में, कब? 1949 में पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था। कब किया था? 1949 में। अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इन्होंने जॉर्जेज राउले, किससे? जॉर्जेज राउले की कला से प्रेरित होकर गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल तथा आख्यानों जैसे आदम और
हवा का स्वर्ग से बहिष्कार चित्रों का निर्माण किया था इन्होंने। किससे प्रभावित होकर? तो जॉर्ज राउले से प्रभावित होकर इन्होंने गोथिक पद्धति में, किस पद्धति में? गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल और आख्यानों जैसे आदम और हव्वा का स्वर्ग से बहिष्कार चित्रों का चित्रांकन इन्होंने किया था। किसने? F.N. सूजा, जिनका पूरा नाम क्या है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया था? तो इसे सूजा ने किया था। कब किया था? तो 1949 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा प्रदान की थी? ऑप्शन ए मकबूल फिदा हुसैन, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी यामिनी राय एंड लास्ट ऑप्शन डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यामिनी राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करते हैं यामिनी राय के बारे में, तो इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। यामिनी राय को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। मकबूल फिदा हुसैन के अलावा भारत के पिकासो की उपमा किसे दी गई है? तो वह कौन है? यामिनी रंजन रॉय। अगर बात करते हैं मेयो कला विद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लाहौर में स्थित है। मेयो कला विद्यालय यह लाहौर में स्थित है। इसके सहायक निदेशक के पद पर इन्होंने कार्यरत रहे थे। कौन? यामिनी राय। अगर इनके प्रमुख चित्र के बारे में बात किया जाए, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इनका प्रमुख चित्र जैसे माता और पुत्र, इनका प्रमुख चित्र है माता और पुत्र। बाउल साधु, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाउल साधु किसका है? यामिनी राय का, बाउल साधु। काला घोड़ा यह भी इम्पॉर्टेंट है इनका, काला घोड़ा। बिल्ली, ईसा की शूली आदि इनका प्रमुख चित्र है। माता और पुत्र, बाउल साधु, काला घोड़ा, बिल्ली, ईसा की सूली आदि इनके प्रमुख चित्र के रूप में जाने जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने किस कलाकार को राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा प्रदान की थी? तो वह कौन है? यामिनी राय। यामिनी राय को भारत का पिकासो भी कहा जाता है। इन्हें भारत का पिकासो के रूप में भी जाना जाता है। मकबूल फिदा हुसैन एवं यामिनी राय को भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन बी सुदर्शन पटनायक, ऑप्शन सी हेमंत मिश्रा एंड लास्ट ऑप्शन डी गोपाल घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सुदर्शन पटनायक। अगर बात करते हैं सुदर्शन पटनायक के बारे में, तो इन्हें रेत की कला के क्षेत्र के श्रेष्ठ कलाकार माना जाता है या कहा जाता है। सुदर्शन पटनायक जी को रेत की कला के क्षेत्र के श्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं सुदर्शन पटनायक जी को, इन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2014 में। खास बात यह है कि एक लाइन इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पुरी के तट पर इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लता मंगेशकर का, पुरी के तट पर लता मंगेशकर जी का चित्र बनाया इन्होंने। पुरी के तट पर लता मंगेशकर जी का चित्र बनाकर इन्होंने क्या किया था कि उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। उन्हें श्रद्धांजलि
दी थी। किसने? सुदर्शन पटनायक जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि पुरी के तट पर लता मंगेशकर जी का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। किसने दिया था? सुदर्शन पटनायक जी ने। अगर बात करते हैं सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, तो वह कौन है? सुदर्शन पटनायक। रेत की कला के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल थी, इसलिए इन्हें श्रेष्ठ कलाकार के रूप में जाना जाता है। रेत आर्टिस्ट के रूप में या सैंड आर्टिस्ट के रूप में इन्हें महान कलाकार के रूप में जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2014 में। पुरी के तट पर इन्होंने लता मंगेशकर जी का चित्र बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। किसने? सुदर्शन पटनायक जी ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रतन परिमु किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी साहित्यकार एंड लास्ट ऑप्शन डी कला समीक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कला समीक्षा। अगर बात करते हैं इनका जन्म कब होता है, तो 1936 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? श्रीनगर में। 1936 में श्रीनगर में इनका जन्म होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम हैं। ऑप्शन ए वृषभ, गज, घोड़ा, हिरण। ऑप्शन बी वृषभ, हिरण, गाय, घोड़ा। ऑप्शन सी वृषभ, गज, घोड़ा, शेर एंड लास्ट ऑप्शन डी वृषभ, गज, घोड़ा, मोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषभ, गज, घोड़ा एवं शेर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके प्रतीक के रूप में इनका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्रतीक के बारे में इनके। जैसे ये हो गया हमारा उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये हमारा मान लीजिए पूरब हो गया और ये पश्चिम। तो उत्तर में कौन है? सिंह। सिंह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। दक्षिण में कौन है? घोड़ा। घोड़ा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। सिंह किस दिशा में है? तो उत्तर दिशा में। पूरब में कौन है? गज। गज मतलब हाथी। पूरब में कौन है? गज। और पश्चिम में कौन है? वृषभ। ये इसका दिशा के हिसाब से हो गया कि उत्तर में सिंह, पूरब में गज, दक्षिण में घोड़ा और पश्चिम में वृषभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। अगर बात किया जाए तो जोगीमारा गुफा के बारे में, तो यह कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में। कौन सा जिला है? सरगुजा। यह छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में स्थित है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। अगर बात करते हैं इसका काल क्या था, किस काल में यह निर्मित हुआ था, तो मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। मौर्य काल में इसकी खोज हुई थी। कब? मौर्य काल में। यह गुफा किस काल से संबंधित है? तो यह मौर्य काल से संबंधित है। अगर बात करते हैं भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो जोगीमारा गुफा से। भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत जोगीमारा गुफा से होती है। भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वह जोगीमारा गुफा से होती है। इसके चित्र कहाँ पर निर्मित किए जाते हैं? तो छत पर।
छत पर। इसके चित्र कहाँ बनते हैं, कहाँ निर्माण होता है इन चित्रों का, तो छत पर होता है। तो जोगीमारा की गुफा कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में जोगीमारा गुफा स्थित है। यह किस पहाड़ी पर स्थित है, तो यह रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफा किस काल से संबंधित है, तो यह मौर्य काल से संबंधित है। अगर बात करते हैं भारत में भित्ति चित्रों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यह जोगीमारा गुफा से होती है। इनके चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं, इनके चित्र कहाँ निर्माण होते हैं, तो वह किस पर होते हैं, छत पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिघटन कला कौन सी है। ऑप्शन ए मूर्ति कला, ऑप्शन बी संगीत कला, ऑप्शन सी लोक कला एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मूर्ति कला। अगर बात करते हैं चाहे इसे अभिघटन कला कहिए, चाहे इसे रूपपद कला कहिए, रूपपद कला ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, चाहे आप इसे प्लास्टिक आर्ट कहिए, प्लास्टिक आर्ट, ये सब क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अगर बात करते हैं ये होता क्या है, इसकी डिफिनीसन क्या है, इसे हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, तो बात करते हैं जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है, जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है तो वह पदार्थ जो है अपना अस्तित्व खोकर एक नया रूप ग्रहण कर लेता है, एक नया रूप ग्रहण कर लेता है या कोई नई आकृति ग्रहण कर लेता है। चाहे कोई रूप बना दे या कोई आकृति बना दे, उसी को हम रूपपद कला या अभिघटन या प्लास्टिक आर्ट कहते हैं। ध्यान से एक बार बात को समझिएगा कि जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है, जब किसी पदार्थ से कोई कृति निर्मित की जाती है तो वह पदार्थ अपना अस्तित्व खो देता है, वह पदार्थ जो है अपना अस्तित्व खो देता है और उसके बाद क्या करता है, वह एक नया रूप ग्रहण कर लेता है या कोई नई आकृति ग्रहण कर लेता है। उसी को हम लोग रूपपद कला बोलते हैं या प्लास्टिक आर्ट बोलते हैं। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मूर्ति कला, मूर्ति कला। नेक्स्ट आ जाते हैं जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला की बात कर लेते हैं। तो ये सब क्या हैं, प्लास्टिक आर्ट हैं। क्या हैं, प्लास्टिक आर्ट, रूपपद कला हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो फिर से कमेंट करिएगा, एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूर सिंह शेखावत की प्रमुख शैली थी। ऑप्शन ए घनवादी, ऑप्शन बी अति यथार्थवादी, ऑप्शन सी यथार्थवादी एंड लास्ट ऑप्शन डी प्रभाववादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यथार्थवादी। यथार्थवादी में क्या होता है, तो सेम एज इट इज़। यथार्थवादी में क्या होता है, सेम एज इट इज़। अगर बात करते हैं भूर सिंह शेखावत के बारे में, तो राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया, वह कौन है, भूर सिंह शेखावत जी। राजस्थानी का वह कलाकार, राजस्थानी कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग के माध्यम से, जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया। वह कौन है, भूर सिंह शेखावत जी। तो राजस्थान के कलाकार जिसने जल रंग को तैल रंग की तरह प्रयोग किया, वह कौन है, भूर सिंह शेखावत। इनकी शैली कैसी थी, तो यथार्थवादी शैली से इनका संबंध था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीगल ने अपनी पुस्तक में कितनी ललित कलाओं का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4
एंड लास्ट ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। अगर इनकी पुस्तक के बारे में बात किया जाए तो इनकी प्रमुख पुस्तक कौन सी है जिसमें इन्होंने ललित कलाओं का उल्लेख किया है? हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। इनकी पुस्तक कौन सी है? हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। इनकी यह पुस्तक है। इन्होंने इसी पुस्तक में ललित कलाओं के 5 भेद का उल्लेख किया है, जिसमें पहला कौन सा है? आइए इसको थोड़ा रिमूव कर दें तो अच्छे से समझ में आएगा। जिसमें पहला कौन सा है? काव्य कला। दूसरा कौन सा है? संगीत कला। तीसरे की बात करते हैं, कौन सा है? चित्र कला। चौथा कौन सा है? मूर्ति कला। एंड लास्ट पांचवा कौन सा है? स्थापत्य कला। बात करते हैं हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट में हीगल ने कितनी कलाओं का उल्लेख किया है? कितनी ललित कलाओं का उल्लेख किया है? तो 5 ललित कलाओं का उल्लेख किया है, जिसमें पहला कौन सा है? काव्य कला। दूसरा है संगीत कला। तीसरा है चित्रकला। चौथा है मूर्ति कला एंड लास्ट है स्थापत्य कला। उन्होंने काव्य कला को सबसे उच्च कला माना है। अगर बात करते हैं स्थापत्य कला को सबसे निम्न कला माना है। तो हीगल ने अपनी पुस्तक में कितनी ललित कलाओं का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 5 ललित कलाओं का उल्लेख किया है। किस पुस्तक में किया है? तो हिगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरायस पद्धति अर्थात जयपुर फ्रेस्को की नया जीवन प्रदान करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए कृपाल सिंह शेखावत, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी देवकी नंदन शर्मा एंड लास्ट ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देवकी नंदन शर्मा। आरायस पद्धति अर्थात जयपुर फ्रेस्को की नया जीवन प्रदान करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वह कौन है? देवकी नंदन शर्मा जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960 के दशक कब 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की। उसका नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कृपाल निवास, ऑप्शन बी कृपाल मेला, ऑप्शन सी कृपाल घर एंड लास्ट ऑप्शन डी कृपाल कुंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कृपाल कुंभ। अगर बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत ने मिट्टी के बर्तनों का स्टूडियो कृपाल कुंभ खोला था। किस नाम से था? कृपाल कुंभ, जो वर्तमान में अभी चल रहा है। ध्यान से समझिएगा कि कृपाल सिंह शेखावत द्वारा स्थापित मिट्टी के बर्तनों का स्टूडियो कृपाल कुंभ, जो वर्तमान में अभी चल रहा है, उन्होंने कब खोला था? 1960 में। कब? 1960 में। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की। उसका नाम क्या था? कृपाल कुंभ। अगर बात करते हैं इनके बारे में तो नई दिल्ली विरला हाउस, नई दिल्ली विरला हाउस में गांधी जी, किसका? गांधी जी
गांधी जी के जीवन पर विशाल भित्ति चित्र, विशाल भित्ति चित्र इन्होंने बनाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ना पता हो तो नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैं नोट कर देता हूँ कि कुछ बातें होती हैं कि मतलब कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड होते हैं जो आपको सुने और निकल गया, लेकिन नोट कर देता हूँ तो आपको दोबारा भी वीडियो देखेंगे या कुछ भी रहेगा तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नई दिल्ली में बिरला हाउस में गांधी जी के जीवन पर विशाल भित्ति चित्र किसने बनाया था? तो वह किसने बनाया था? कृपाल सिंह शेखावत जी ने। किसने बनाया था? तो कृपाल सिंह शेखावत जी ने। इनका एक प्रमुख चित्रकृति है जिसे हम लोग पाबूजी राठौर के नाम से जानते हैं। पाबूजी राठौर के नाम से जानते हैं, जो इनका एक प्रमुख चित्रकृति है। अगर बात करते हैं कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पॉटरी के पिता ने 1960, कब की घटना है? 1960 के दशक में अपने निवास पर एक संस्था प्रारंभ की। उसका नाम क्या है? तो कृपाल कुंभ। वर्तमान में कृपाल कुंभ चल रहा है, वह बंद नहीं है, वर्तमान में कृपाल कुंभ चालू है। अगर बात करते हैं नई दिल्ली बिरला हाउस में गांधी जी के जीवन पर विशाल भित्तिचित्र किसने बनाया था? तो वह कौन है? कृपाल सिंह शेखावत जी। इनका प्रमुख चित्रकृति है पाबूजी राठौर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबोडिया प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए शिव मंदिर के लिए, ऑप्शन बी पार्वती मंदिर के लिए, ऑप्शन सी विष्णु मंदिर के लिए एंड लास्ट ऑप्शन डी गणेश मंदिर के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु मंदिर के लिए। आइए थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कंबोडिया के बारे में। तो कंबोडिया कब निर्मित हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में यह निर्मित हुआ था। अगर बात करते हैं किसने इसका निर्माण करवाया था, किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया था, तो राजा सूर्यवर्मन, राजा सूर्यवर्मन के द्वारा इसका निर्माण होता है। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर बात करते हैं यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो मीकोंग नदी के तट पर यह स्थित है। 1992 में, कब की घटना है? 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में इसे शामिल कर लिया गया था। कब हुआ था? 1992 में। आइए थोड़ा समझते हैं कि कंबोडिया प्रसिद्ध है, तो कंबोडिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विष्णु मंदिर के लिए। किसके लिए? विष्णु मंदिर के लिए। अगर बात करते हैं कंबोडिया जो है यह कब निर्मित हुआ था, तो 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण होता है। किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण होता है। अगर बात करते हैं किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। इसे 1992 में, कब? 1992 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कब? 1992 में। तो इसका राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु मंदिर के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्रन प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी भित्ति चित्रकार एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। रामचंद्रन चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, वह मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, वह एक प्रसिद्ध भित्ति चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं इनके चित्र श्रृंखला के बारे में, रामचंद्रन का प्रमुख चित्र श्रृंखला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा जो ना आए। उर्वशी, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है। उर्वशी किसका है? तो रामचंद्रन का। पुरुराज
पुरुराज एंड लोटस पॉन्ड। लोटस पॉन्ड ये भी इनकी चित्र श्रृंखला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर चित्र के बारे में बात करते हैं जैसे काली पूजा, काली पूजा, मशीन, एनकाउंटर, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। चित्र श्रृंखला उर्वशी हो गया, पुरुराज एंड लोटस पॉन्ड, काली पूजा, मशीन, एनकाउंटर, ये सब इनके प्रसिद्ध चित्र और चित्र श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। तो रामचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह एक प्रसिद्ध रूप से चित्रकार, मूर्तिकार एवं भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चापरी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। इसमें से लगभग 100% में ज़्यादा से ज़्यादा 10% लोगों का ये आंसर सही होगा। कितने लोगों का? लगभग 10% का, नहीं सबका गलत हुआ होगा। अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य के बारे में, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। जैसे हो गया रास लीला, ये कहाँ का है लोक नृत्य? तो ये उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थाली, पैता, चारकूला, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कजरी आदि नोट कर लीजिएगा। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, थाली, पैता, चारकूला, कजरी, करन और जो है चापरी, ये सब प्रसिद्ध लोक नृत्य कहाँ से हैं? तो उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्तिकला से उत्पन्न एवं प्रयोगात्मक कला है। ऑप्शन ए लोक कला, ऑप्शन बी संस्थापन कला, ऑप्शन सी ग्राफिक कला एंड लास्ट ऑप्शन डी परंपरागत कला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संस्थापन कला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? ऑप्शन ए सूर्योदय का प्रभाव, ऑप्शन बी घास का ढेर, ऑप्शन सी मोनालिसा एंड लास्ट ऑप्शन डी अंतिम यात्रा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूर्योदय का प्रभाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जाने माने चित्रकार मोहम्मद सलीम की मृत्यु 83 साल की उम्र में हुई। इनका जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी लखनऊ एंड लास्ट ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये कहाँ से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा। अब ध्यान से आप लोग बताइएगा कि अल्मोड़ा किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का यह जिला है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी शशिकांत निराला, ऑप्शन सी के.एस. कुलकर्णी एंड लास्ट ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के.एस. कुलकर्णी। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, तो 1948 ईस्वी में। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना कब होती है? 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि बात करते हैं यह कहाँ होती है, तो यह दिल्ली के मंडी हाउस में। हाउस में इसकी स्थापना होती है।
दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो के.एस. कुलकर्णी महोदय ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना कब होती है? 1948 में। किसने किया था? तो दिल्ली के मंडी हाउस में के.एस. कुलकर्णी महोदय ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18 एंड लास्ट ऑप्शन डी 20। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 20। अगर बात करते हैं अजंता गुफा यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह स्थित है। अगर बात करते हैं औरंगाबाद का, वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है जिसे हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह जो है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। अगर बात करते हैं यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अजंता गुफा यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह बाघोर नदी के तट पर स्थित है। अगर बात करते हैं इसकी खोज कब होती है? तो अजंता गुफा की खोज 1819 में होती है। किसने किया था? तो जॉन स्मिथ महोदय ने। जॉन स्मिथ महोदय ने अजंता गुफा की खोज 1819 में की थी। अगर बात करते हैं यह किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30 गुफाएं प्राप्त हैं। 30 गुफाओं में कितने वर्तमान में कितने में चित्र प्राप्त है? तो 6 गुफाओं में। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं एवं 17वीं। पहली दूसरी कैसी गुफा है? तो यह नवीन गुफा है। 9वीं 10वीं कौन सी गुफा है? तो यह प्राचीन गुफा है। 9वीं 10वीं कैसी गुफा है? प्राचीन। पहली दूसरी गुफा कैसी है? तो यह नवीन गुफा है। उम्मीद करता हूँ यह सारे कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? तो 20 प्रकार के। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम चेंज हो गया है जिसे हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं। अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो बाघोर नदी के तट पर यह स्थित है। इसकी खोज कब होती है? तो 1819 में जॉन स्मिथ महोदय के द्वारा इसकी खोज होती है। यह किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? 30 गुफाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन सभी साथियों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी? आप सबको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा? आप एक कमेंट ज़रूर बताइएगा क्लास के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।